दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम इस बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि है t² dy/dt + 2ty - y³ = 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन ये हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि हमारे साथ है dy/dt = a(ty) + f(y)n, जहाँ पर n आपके साथ 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 0 अगर हुआ, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 वो 1 की इक्वल होता है, तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप y³ देख सकते हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि बर्नौली इक्वेशन है। इसके बाद फिर हमारे साथ एक और फार्मूला है, जो कि हमारे साथ ये है dz/dt 1 - n × a(tz) + 1 - n f(t)। और ये z जहाँ हमारे साथ आप देख रहे हैं वेरिएबल, ये हमारे साथ y⁻1 - n है। ये बर्नौली इक्वेशन के लिए एक फार्मूला है, इसको हम फिर आगे की वीडियो में डिराइव करेंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं। हमारे साथ ये इक्वेशन है t² dy/dt + 2ty - y³ = 0। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे साथ क्या है, यहाँ पर dy/dt रहना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2ty और y³ को राइट साइड पर लेकर जाते हैं। तो हमारे साथ ये आ जाएगा अब t² को भी हम डिवाइड करते हैं इस साइड। तो अब यहाँ पर हम इस t को और इस t को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ बन जाएगी इक्वेशन। तो ये हमारे साथ ये टर्म वैसे हमने लिखी। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख। तो ये आप यहाँ पर ये इस इक्वेशन को देख सकते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन है ये। तो अभी यहाँ पर हमें a(t) टर्म चाहिए और f(t) टर्म चाहिए। तो अभी a(t) टर्म हमारे साथ ये है, f(t) टर्म हमारे साथ ये है। ये y हमारे साथ इस टर्म में शामिल नहीं है। y के आगे जो चीज़ होती है ये a(t) या f(t) वगैरह हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहा है, तो n हमारे साथ है 3, जो n हमारे साथ पावर होते हैं जो बर्नौली इक्वेशन में आती है, तो n हमारे साथ यहाँ पर 3। तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो dz/dt हमारे साथ आ जाएगा 1 - n, जो कि है हमारे साथ 1 - 3। a(t) है हमारे साथ -2/t, तो इसके आगे हमने z लिख लेना है, और फिर प्लस 1 - n वही 1 - 3, और f(t) है हमारे साथ 1/t²। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 1 - 3 हमारे साथ आता है -2, और -2 टाइम्स -2 हमारे साथ माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो 2 2s are 4, ये हमारे साथ 4/t z आ गया, प्लस ये हमारे साथ 1 - 3 आता है -2/t²। अब हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लेना है, तो z यहाँ पर भी है और z यहाँ पर भी है, तो हम इसको इस साइड पर ले जाएंगे। अब है ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम सपोज इक्वेशन 1 कहते हैं। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे मालूम करते हैं, उसका हमारे साथ एक फार्मूला है। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि ये जो चीज़ है -4/t, ये हमारे साथ कहलाता है p(t). तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं IF से इसको डिनोट करता हूँ। इसका फार्मूला हमारे साथ होता है e⁻⁴
ई रेस टू द इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर पी ऑफ टी हमारे साथ -4/t है, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर दें। इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का तरीका ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं। तो -4 हम यहाँ पर, ये हमारे साथ 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रल जब हम लेते हैं तो इसका हमारे साथ आंसर आता है e रेज़ टू द पावर -4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। मॉडुलस में आप लिखेंगे, प्लस सी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये चूँकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपने ऑर्डर को देखना होता है। फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही सी आएगा। अगर हम यहाँ पर एक सी लिखेंगे तो लास्ट में हमारे साथ एक सी और हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सी को ड्रॉप कर लेते हैं। अब हमारे साथ एक रूल है कि जो -4 होता है नेचुरल लॉग के साथ, इसको हम यहाँ पर पावर की सूरत में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई रेज़ टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और -4। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम आपस में कैंसिल होते हैं नेचुरल, तो ये और ये हमारे साथ कैंसिल, तो ये हमारे साथ आ जाएगा मॉड ऑफ टी रेज़ टू द -4। -4 है, अगर हम इसको 1 मॉड ऑफ टी लेके तो ये +4 हो जाएगा। तो हमारे साथ 1 मॉड ऑफ टी रेज़ टू द +4 हो गया। तो अब हम मॉड को यहाँ पर इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये हमारे साथ 4 आता है पावर में, आप देख सकते हैं। यानी हम अगर -2 यहाँ पर लिख लें तो -2 का आप स्क्वायर लें या 4th पावर लें तो आपके साथ +2 आएगा। तो इस वजह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF हमारे साथ इक्वल होता है 1/t⁴। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसी कमाल की चीज़ है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी इक्वेशन को प्रोडक्ट रूल में बना सकते हैं, जो कि हम प्रोडक्ट रूल और डेरिवेटिव। तो अभी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, यह हमारे साथ प्रोडक्ट रूल है। कैसे? लेट्स सपोज़ हम z और 1/t⁴ को लिखते हैं। तो 1/t⁴ को छोड़कर हमने z का डेरिवेटिव लिया, माइनस अभी z को छोड़कर हमने 1/t⁴ का डेरिवेटिव लिया, जो कि हमारे साथ 4/t⁵ आ जाता है। आप इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको यहाँ पर कन्फर्म नहीं कर रहा, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt ऑफ 1/t⁴ टाइम्स z इज इक्वल टू -2/t⁶। आप इसको -2t/6 को अगर हम ऐसे ऊपर ले जाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2t⁻⁻⁶। ये हम क्यों करें? क्योंकि अभी हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, बोथ साइड्स को। तो d/dt इंटू 1/t⁴ z टाइम्स dt, ये हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ -2t⁻⁻�6 dt। अभी डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के रिवर्स हैं। जैसे कि आप -2 + 2 करते हैं तो आपके साथ 0 आता है। इस तरह से अगर आप एक चीज़ को आपने डेरिवेटिव लिया है और उसको आपने इंटीग्रेट किया है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो बाकी टर्म आपके साथ रहती है, ये dt भी इंटीग्रल का ही हिस्सा है, लिहाजा हम इसको शुमार नहीं करेंगे। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 1/t⁴ z इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या करना होगा, कांस्टेंट को और इस नेगेटिव साइन को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि इंटीग्रल में हमारी कोशिश होती है कि हम पॉजिटिव वैल्यू का ही इंटीग्रेट करें। तो -2, और जब आप इंटीग्रल ऑफ t⁻⁻�6 dt करते हैं तो आपने +1 डिवाइडेड बाई जी, जो वैल्यू के साथ +1 आप करेंगे वो नीचे आपने लिख लेनी होगी डिनोमिनेटर में। तो वो हमारे साथ आ जाएगा -6 + 1 -5 आता है, डिवाइडेड बाई -5। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/t⁴ z इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है, तो 2/5, और ये t हमारे साथ ऊपर -5 में, तो नीचे हम लिखेंगे +5 t⁵। ये हमारे साथ यहाँ तक ये आ गया। और एक अहम चीज़, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है तो +c आपने लिखना होगा।
इसको आपने भूलना नहीं होता। आपके साथ इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो आपने प्लस सी लिखना होता है, और अगर आपके साथ डेफिनेट है जो कि आपको पर्टिकुलर एरिया बताता है ए टू बी, तो फिर आप प्लस सी नहीं लिखेंगे। इन इंटीग्रल को भी हम इसी चैनल पर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर सिर्फ जी चाहिए, तो टी टू द 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 और ये 5, तो यहाँ पर एक ही टी बचेगा क्योंकि 5 - 4 1 ही आता है। तो ये जी हमारे साथ आ जाएगा 2/5t प्लस सी टी टू द 4। हम सॉल्यूशन के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि y हमारे साथ इक्वल होता है y⁻1 - n हमारे साथ इक्वल होता है z के, n हमारे साथ था 3। तो हम इस z वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे साथ आ जाएगा ये y⁻1 - 3 था हमने, तो 1 - 3 आप करेंगे तो -2 आएगा। y⁻2 हमारे साथ आएगा। हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो 5t एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 1 है तो 5t × 1 इज़ 1, 5t। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 और प्लस ये वाला निशान, अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5c, और ये t की पावर 4 है, t की पावर 1 है, 4 + 1 5t टू द 5। ये हमारे साथ y⁻2² है या -2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y² = 2 + 5c t टू द 5/5t। हमारी कोशिश होती है कि हम 1/y² या क्यूब ऐसा ना आए, बल्कि y² डायरेक्ट लिया जाए। तो इसके लिए हम इसको 1 पर डिवाइड करेंगे, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल कह सकते हैं, कि जिसमें हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को शिफ्ट करते हैं। y² को हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो फिर इस 5t को हम ऊपर ले जाएंगे और इस नोमिनेटर टर्म को नीचे लाएंगे। तो यह हमारे साथ बन जाएगा y² = 5t / 2 + 5c t टू द 5। अभी एक लास्ट चीज़ रहती है, हमें y चाहिए, y की वैल्यू, स्क्वायर में हम इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस आपने लगाना है, आपने भूलना नहीं। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, y हमारे साथ आ जाएगा। तो ये हमारे साथ आ गया आंसर, और इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे सबसे बर्नौली इक्वेशन का आंसर था। बहरहाल आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मालूम कर सकते हैं अगर आपको चंद वैल्यूज़ दी गई हों। जब आपको सी की वैल्यूज़ दी गई हों या कुछ इनिशियल कंडीशंस दी गई हों, और जब आप उनको लास्ट में अप्लाई करते हैं तो फिर इन्हें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस चैनल पर। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमें y की वैल्यू और यहाँ पर जो t आपको नज़र आए t की वैल्यू, यानी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई होती है, जिसकी वजह से हमारे साथ c को हम मालूम कर लेते हैं। बहुत बहुत